अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। निगरान दौरे हुकूमत में गंदम दरामद करने के 300 अरब रुपए के मेगा स्कैंडल में निगरान हुकूमत को क्लीन चिट मिल गई है। इंक्वायरी कमेटी ने तमाम तर जिम्मेदारी अफसरान पर डालकर और वजीर आजम ने भी 4 ऑफिसर्स मुअत्तल करके इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी देकर मामले पर मट्टी डाल दी है। 300 अरब के बड़े स्कैंडल में छोटे अफसरान पर नाकिस मंसूबाबंदी और गफलत बरतने का इल्जाम लगाते हुए साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है। साबिक डीजी प्लान प्रोडक्शन एडी आबिद, फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम, डॉक्टर फूड सिक्योरिटी सुहेल और डायरेक्टर फूड सिक्योरिटी पंजाब इम्तियाज गोपांग को भी मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी गई है। गंदम दरामद स्कैंडल सामने आने के बाद वजीर आजम ने तहकीकात के लिए सेक्रेटरी काबीना डिवीजन कामरान अफजल की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी कायम की थी। इस कमेटी को जिम्मेदारों का तयन करने के लिए सिर्फ 4 दिन दिए गए थे। इस कमेटी ने यह खोज लगाना था कि गंदम दरामद करवाने की इजाजत किसने दी, कितनी मिकदार में गंदम इंपोर्ट करनी है, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी, सस्ती गंदम मंगवाकर महंगे दामों बेचने की इजाजत किसने दी। तहकीकाती कमेटी ने सुराग लगाना था कि दरामदशुदा गंदम पर रेगुलेटरी ड्यूटी क्यों नहीं लगाई गई और इसका जिम्मेदार कौन है। और कमेटी ने इसका भी तयन करना था कि निगरान हुकूमत ने जरूरत से ज्यादा गंदम दरामद करने के बावजूद नई हुकूमत को आगाह क्यों नहीं किया। इन सवालात की तलाश में तहकीकाती कमेटी ने 4 दिन की बजाय 16 दिन लगा दिए। 5 मई को वजीर आजम ने मॉडल टाउन लाहौर में गंदम के मामले पर बुलाए गए इजलास में सेक्रेटरी काबीना डिवीजन कामरान अफजल को गंदम दरामद की मुकम्मल शफाफ तहकीकात का हुक्म देते हुए सिफारिशात मुरत्तब करके हतमी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की थी और यह हुक्म जारी किया था कि किसी लगी लिपटी के बगैर जिम्मेदारों के नाम सामने लाए जाएं। मगर तहकीकाती कमेटी ने निगरान हुकूमत के किसी भी जिम्मेदार को तलब करना गवारा ही नहीं किया। 4 मई को यह खबर सामने आई कि तहकीकाती कमेटी ने साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को तलब कर लिया है। मगर रात गए तहकीकाती कमेटी के सरबराह ने खुद इस खबर की तरदीद कर दी। 6 मई को यह इतलात सामने आई कि कमेटी ने 90% काम मुकम्मल कर लिया है और 7 मई को वजीर आजम को यह रिपोर्ट पेश की जाएगी। मगर फिर यह रिपोर्ट ऐसी लटकी कि वजीर आजम तक पहुंचने में इसे 16 दिन लग गए। गंदम का यह स्कैंडल उस वक्त सामने आया कि जब गंदम की नई फसल कटकर तैयार हो गई तो किसानों से गंदम लेने के लिए हुकूमत तैयार नहीं हुई। पता चला कि हुकूमती गोदामों में जरूरत से ज्यादा गंदम पहले ही मौजूद है। इब्तदाई तहकीकात पर ही गंदम दरामद का पोल खुला तो मेगा स्कैंडल सामने आ गया। पता चला कि निगरान दौरे हुकूमत में अगस्त 2023 से मार्च 2024 तक 330 अरब रुपए की गंदम दरामद कर ली गई है और इसमें से 13 लाख मेट्रिक टन गंदम की क्वालिटी इंतहाई नाकिस थी। 13 लाख मेट्रिक टन गंदम में कीड़े पाए गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक निगरान हुकूमत ने सितंबर 2023 में निजी शोबे को बाहर से गंदम दरामद करने की इजाजत दी। नेशनल फूड सिक्योरिटी ने वाफिर गंदम होने के बावजूद प्राइवेट सेक्टर के जरिए 35 लाख टन गंदम दरामद करने की इजाजत मांगी। मगर पहले मरहले में 20 लाख टन गंदम दरामद करने की इजाजत दी गई। दूसरे मरहले में मजीद 10 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी गई। इब्तदाई रिपोर्ट में यह बताया गया कि गंदम दरामद करने की मंजूरी इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने दी। इस हवाले से जराए ने यह भी इंकशाफ किया कि अक्टूबर 2023 में निगरान काबीना ने गंदम दरामद करने की ये इजाजत एक सर्कुलेशन समरी के जरिए ली। इस सिलसिले में उस वक्त के वजीर तिजारत डॉक्टर गोहर एजाज, निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर और सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद के नाम सामने आए। ऑल ऑफ whom have not been made part of this investigation। और इन लोगों के फैसले की वजह से यूक्रेन से 34 लाख गंदम दरामद कर ली गई। यह इंकशाफ भी हुआ कि दरामद की गई ये गंदम 3100 रुपए फी मन के हिसाब से खरीदी गई और इसे 4500 रुपए फी मन बेचा गया। मतलब एक मन पर 1400 रुपए मुनाफा बनाया गया और 85 अरब का डाका मार लिया गया। ये इतलात भी सामने आई कि रूस, यूक्रेन और बल्गेरिया से 71 कार्गो गंदम दरामद किए गए और 71 कार्गोज में से 26 कार्गोज की गंदम में कीड़े पाए गए। 1 अप्रैल तक हुकूमत के गोदामों में 40 लाख टन से भी जायद गंदम मौजूद थी। मार्च के महीने में सिंध से और अप्रैल और मई में पंजाब से गंदम की वाफिर मिकदार में नई फसल आ गई। फी एकड़ पैदावार में 10 से 20 मन का इजाफा हुआ। 3 करोड़ टन की बम्पर क्रॉप पैदावार ने बहरान को मजीद गंभीर बना दिया। गोदाम गंदम से पहले ही भरे पड़े थे और किसान ये उम्मीद लगाए बैठा था कि हुकूमत बेहतरीन नरखों पर उनसे ये गंदम खरीदेगी। 3 अप्रैल को फिर पंजाब हुकूमत और 8 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। हालांकि इससे पहले गंदम के नग 5000 से 5500 रुपए फी मन मुकर्रर थे। हुकूमत के ऐलान करदा नरखों पर ही फ्लावर मिलें भी गंदम खरीदती हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबे गंदम के सरकारी रेट का तयन करते हैं और सूबाई महकमा खुराक और पैस्को सरकारी प्राइसेज और नरखों पर ही गंदम खरीदते हैं। सरकारी रेट कम होने के बावजूद मगर फिर भी किसान खुश था, उम्मीद लगाए बैठा था कि वाफिर मिकदार में एक बम्पर क्रॉप आई है, गंदम की पैदावार से उसकी उम्मीदें भर आई थी।
लेकिन हुकूमत ने गंदम खरीदने में लेतोलाल से काम शुरू किया। हुकूमत किसानों को 1 एकड़ के एवज सिर्फ 6 बोरियां बारदाना देने पर राजी हुई और इन 6 बोरियों में भी सिर्फ 15 मन गंदम डाली जा सकती थी, जबकि फी एकड़ 55 मन गंदम की पैदावार हुई। इस तरह किसानों को फी एकड़ हिसाब लगाइए 40 मन गंदम सड़कों पर रखकर बेचना पड़ा। हुकूमत की तरफ से गंदम ना खरीदने की वजह से किसानों ने प्राइवेट सेक्टर में गंदम बेचना शुरू कर दी, तो इसकी कीमत भी 3900 फी मन से गिरकर 3000 तक आ गई। उम्मीदों के चिराग तो गुल हुए ही, मगर किसान सरापा एहतजाज हुए और खास तौर पर पंजाब के किसान बाहर निकल आए। उन्होंने गंदम को सड़क पर रखकर आग लगा दी और मुल्कगीर तहरीक का ऐलान भी किया और इस तहरीक का नाम ज़राअत बचाओ पाकिस्तान बचाओ रखा गया। किसान बेचारे खेत खलियान छोड़कर सड़कों पर रुल रहे हैं और एहतजाजी कैंप लगा रहे हैं कि हुकूमत ने जो $1 अरब का मुल्क को टिक्का लगाया है और गंदम बरामद की है। मंडियों वालों को बारदाना तकसीम कर दिया गया है, किसानों को बारदाना नहीं दिया जा रहा। अगर इन्होंने खरीदनी थी, बाद कमीशन खाना था तो ये पहले करना चाहिए था, जब अपनी फसल आने वाली थी। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, किसान को तबाह कर दिया है, इनको कोई पूछने वाला नहीं। आज जो गंदम हुकूमत ने जो रेट तय किया है उसके ऊपर जिले इंतजामिया जो है वो खरीद नहीं पा रही, बल्कि जो बारदाना तकसीम हुआ है वो भी माफिया जो है वो खरीद चुका है। नाज़रीन, किसानों के एहतजाज और गंदम के संगीन बहरान पर वज़ीर आला पंजाब मरियम की ज़ेर सदारत इजलास भी बेनतीजा रहे। 22 अप्रैल से हुकूमत और पंजाब और किसानों के दरमियान मुज़ाकराती दौर भी हुए, मगर इस मुज़ाकराती कहानी का नतीजा भी ये निकला कि पंजाब हुकूमत ने किसानों के मसले की हल की बजाय उन पर ही धावा बोल दिया। क्रैकडाउन के नतीजे में 150 काश्तकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। सूबाई वजीर खुराक फ्लोर ऑफ द हाउस पर इस बहरान का एतराफ करते रहे, मगर अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ये फरमा रही हैं कि गंदम का तो कोई बहरान या क्राइसिस है ही नहीं। जो गंदम खरीदने में करप्शन के अंबार लग जाते थे, मैंने वो रास्ता बंद कर दिया अल्लाह की कसम। और कहते हैं गंदम का बहरान आ गया है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कोई गंदम का बहरान नहीं है, कोई गंदम का बहरान नहीं है। मगर यही पंजाब हुकूमत किसानों को राजी करने के लिए किसान कार्ड की मंजूरी भी देती रही और किसानों से गंदम खरीदने की बजाय 150 अरब रुपए कर्ज देने का ऐलान किया और करीबन 20 अप्रैल से गंदम का यह बहरान सर उठाते हुए अभी तक पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदने को तैयार नहीं है। दे जस्ट रिफ्यूजिंग टू बिलीव इट्स इवन अ क्राइसिस। ताहम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब के किसानों की दिलजोई के लिए 3 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब के किसानों से सरकारी रेट 3900 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीद रही है, लेकिन ये इतलात भी सामने आई है कि पंजाब हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा को 39 रुपए फी मन गंदम फरोख्त करने से रोकने के लिए स्मगलिंग को जवाज बनाकर अहम शाहराहों पर चेक पोस्ट कायम कर दी हैं। 20 अप्रैल से सड़कों पर ख्वार होते हुए किसान और दरामद की गई गंदम के मेगा स्कैंडल की तहकीकात के बावजूद अब जाकर वजीर आजम को एहसास हुआ है कि उन्होंने गंदम खरीदारी से मुतल्लिक इजलास तलब करना है और इस इजलास में पंजाब के किसानों की गंदम खरीदारी ना होने और दशपेश तमाम तर मसाइल पर गौर करना है। उन्होंने जराए बता रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ पर मियां नवाज शरीफ का दबाव बढ़ रहा है कि पंजाब किसानों से जितनी गंदम पैस्को के जरिए खरीदी जा सकती है वो रस्मी ऐलान किया जाए और वो खरीदी जाए। नाज़रीन, इस हवाले से कल तक सवाल उठाए जा रहे थे हुकूमत से कि क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट कब आ रही है, मगर बार बार तसल्ली दी जा रही थी। मुलाहिजा कीजिए। गंदम पाकिस्तान में यूक्रेन से आई है, 24 लाख निगरान सेटअप में आई है, 10 लाख टन नून लीग की गवर्नमेंट में 1 मार्च से अप्रैल 30 तक आई है। Who's going to investigate है? समरी किसने बनाई थी? पंजाब गवर्नमेंट ने 4600 का रेट जो पंजाब में रखा था कि जी इससे नीचे गंदम इशू प्राइस नहीं होगी, वो किसने मुकर्रर किया था? फेडरल गवर्नमेंट ने अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड व्हीट फ्रॉम यूक्रेन क्यों अलाउ की? कोई नाम हमें बताएं तो सही, ये कौन लोग थे कर रहे? प्लीज एक्सपोज दोस पीपल हु हैज डन सो मच डैमेज टू द पंजाबी कमिश्नर। इस किसान को किया है, आज उसके लिए कुछ कर गुजरे। बताएं इन लोगों ने कैसे 34 लाख टन बजा की है। इस वक्त हमारे पास गंदम रुल रही है। हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब वेरी मच कंसर्न अबाउट दिस इशू और वो काफी इस पे फोकस्ड हैं। आप देखेंगे इंशाल्लाह रिजल्ट आ जाएगा। हमने जब आए हैं तो उस वक्त ये सारा प्रोसेस जारी था और हमने आगे रोका है इनको। हमसे पहले ये सारा प्रोसेस हो चुका था। आप देख लें कब मीटिंग हुई वीट बोर्ड की और कौन उस वक्त मिनिस्टर था। वो मिनिस्टर थे केयर टेकर, उन्होंने एक्सटेंशन 31 मार्च को दी थी। हमने तो आके उनको रोक दिया। अगर आप एक्स फेडरल मिनिस्टर जो आपके केयर टेकर मिनिस्टर थे फूड के, उनकी स्टेटमेंट उठा के देख लें कि मैंने रेकमेंड किया था कि यूक्रेन से गंदम ना मंगवाई जाए, मेरी रिकमेंडेशन के अगेंस्ट उस सबरी को अप्रूव किया गया उस वक्त निगरान सेटअप में। सिंपल आ जाएगा, आप उनको कमेटी में बुला लें, उनसे पूछेंगे जी किसने अप्रूव किया था। बात तो केयर टेकर की आ गई ना, केयर टेकर सेटअप में जो हुआ है। मैं राणा साहब यही कह रहा हूँ, इनको एक्सपोज करें।
प्लीज एक्सपोज कीजिए पाकिस्तान में इस किसान के साथ थोड़ी सी भलाई कर दीजिए सर। फूड मिनिस्टर राना तनवीर साहब कह रहे थे कि देखेंगे रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आ गया, यानी कि गरीब किसानों को कुचल कर रख तो दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ बड़े मगरमच्छों को खुला छोड़ दिया गया है। किसी मिनिस्टर को बुलाया गया है, ना किसी वजीर आजम को, किसी आला ओहदेदार को इस इंक्वायरी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट में तयन ही नहीं किया गया कि 34 लाख टन गंदम बरामद करने की इजाजत किसने दी, आखिर समरी लाने वाले और समरी की मंजूरी देने वाला कौन था, और रियायती नरखों पर लाई गई गंदम महंगे दामों बेचकर किसकी जेब भरी गई है। इसी वाले से हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मलिक अहमद खान बच्छर साहब और डेप्यूटी ब्यूरो चीफ ARY न्यूज अजहर फारूक साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताई दीजिएगा मलिक अहमद साहब कि ये निगरान दौरे हुकूमत में गंदम बरामद करने के 300 अरब रुपए के स्कैंडल में निगरान हुकूमत को क्लीन चिट मिल गई है। इंक्वायरी कमेटी ने तमाम तर जिम्मेदारी अफसरान पर डालकर, और वजीर आजम ने भी 4 ऑफिसर्स मुअत्तल करके इंक्वायरी कमेटी की तमाम तर रिकमेंडेशंस की मंजूरी देकर मामले पर महसूस हो रहा है कि मट्टी डाल दी है। देखिए जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बात बताऊं कि ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा इन्होंने किया है कि ये निगरान हुकूमत में ये शुरू नहीं हुआ था। ये जो 10 लाख टन गंदम की पहली समरी थी, ये 13 जुलाई को जो मीटिंग हुई थी ECC की, उसमें ये हुई थी, और उसके बाद जो इनकी आखिरी मीटिंग हुई थी ECC की 8 अगस्त को हुई थी, जिसमें इन्होंने, होता ये है अमूमन के जब गवर्नमेंट जा रही होती है तो ये चीज़ों को वाइंड अप करते हैं, बट इन्होंने उसको अडजर्न किया और उसको ज़ेरे इल्तवा रखा, और 8 तारीख को अपनी मीटिंग्स वगैरह ये करके, तो इन्होंने, चूँकि मैं ये समझता हूँ कि निगरान हुकूमत और इनमें कोई फ़र्क नहीं था, ये बाकी तो हर चीज़ों पे मुतफिक थे, खसूसन हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मामलात थे उसमें तो ये बिल्कुल यकजान दो कालिब थे। तो उसमें ये है कि इन्होंने फिर एक मीटिंग बुलाई 4 सितंबर को, जो कि इन्होंने 4 सितंबर को बुलाई, उसमें इसी 13 जुलाई वाली मीटिंग का तसलसल था, और फिर 20 सितंबर को इन्होंने 10 लाख टन गंदम मंगवाई, जिसकी नोटिफिकेशन हो रहा है अपना इसको 23 सितंबर को जो फाइनेंस डिवीजन कर रहा है। असल में बात ये नहीं है जी, असल में बात ये है इनकी बदनीति की। देखिए, इनकी गवर्नमेंट थी 9 अप्रैल से लेके, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इन निगरान गवर्नमेंट, सो कॉल्ड निगरान गवर्नमेंट में कहूँगा, और इस गवर्नमेंट ने मिल के जो कुछ किया, तो गंदम के मामले में इनकी राय क्यों मुख्तलिफ थी कि डिफर करते एक दूसरे से ये। और अगली बात मैं आपको बताऊं कि ये जो 300 अरब का टीका लगा है, ये 65 कंपनीज हैं, और 4 मार्च को जब ये दोबारा ये गवर्नमेंट आई, जो दरमियान से ये गैप आया, तो 31 मार्च तक तो 8 लाख टन तो फिर भी इन्होंने मंगवाया है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये बरी ज़िम्मा है? ये तो उसमें खुद बराबर के मुजरिम हैं। वो तो पुराना तरीका जो खानदान शरीफा का है कि अफसरों को जो 20 ग्रेड के, 19 ग्रेड के, 21 ग्रेड के सेक्रेटरीज वगैरह को मुअत्तल कर दिया, कुछ अर्सा वो मंजर आम से गायब रहेंगे, दोबारा वो किसी न किसी साइड पे वो आ जाएंगे। देखिए, ये नुकसान हुआ है पाकिस्तान का 1.5 अरब डॉलर। मुझे इजाजत दें अजहर, ये बताइएगा, अब ये साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ भी बाज़ाब्ता कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है। साथ साबिक DG प्लांट प्रोडक्शन AD आबिद के खिलाफ भी, फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 जो हैं डॉक्टर वसीम, उनके खिलाफ भी, और डायरेक्टर फूड सिक्योरिटी सोहेल और डायरेक्टर फूड सिक्योरिटी पंजाब इम्तियाज गोपान को भी मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी है। मगर जो अहम किरदार थे, जिनके दस्तखत थे, जिन्होंने मीटिंग्स हेड की, बशमूल वजीर आजम केयर टेकर अनवारुल हक काकड़ साहब, जो खुद कहते रहे इंटरव्यूज में कि मैं पेश होने को तैयार हूं, इनको क्यों नहीं बुलाया? तफ्तीश के अमल में इनको हिस्सा क्यों नहीं बनवाया? जी, ये सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी है मोहम्मद आसिफ, इनको चार्ज जो है मिला है 25 जनवरी को। उससे पहले ये सेक्रेटरी नहीं थे। मोहम्मद महमूद साहब जो है वो सेक्रेटरी थे, उनका कहीं भी कोई जिक्र ही नहीं है, और पहले सस्पेंड किया गया मोहम्मद आसिफ को, और आज फिर ये अप्रूवल हुई है कि जी उनके खिलाफ इंक्वायरी जो है वो शुरू की जाए। इसके साथ साथ जो बाकी अफसरान हैं उन पर भी जिम्मेदारी डाली गई है, लेकिन जैसा कि आपने कहा है कि जो असल जिम्मेदारान हैं वो कहाँ पे हैं? वो तो नेशनल फूड सिक्योरिटी के जो सेक्रेटरी थे मोहम्मद महमूद साहब, जो कि 25 जनवरी को जो यहाँ से रुखसत होते हैं, असल किरदार तो उनका था। उनको भी इसमें मुकम्मल तौर पर महफूज रास्ता दिया गया है, बचाया गया है।
جبکہ جو اس وقت کے وزراء تھے یا نگراں کیبنٹ تھی یا پرائم منسٹر تھے ان کو بھی جو ہے وہ کلین چٹ دی گئی ہے. اصل جو سارا ملبہ ہے وہ ان چھوٹے دوسرے افسران پر ڈال دیا گیا ہے اور ان کو قربانی کا بکرا جو ہے وہ بظاہر بنایا گیا ہے. بہرحال ابھی آگے یہ معاملات اور چلیں گے. مگر کیا گوہر اعجاز کو، شمشاد صاحبہ کو، کاکڑ صاحب کو، محمود صاحب کو، محمد محمود کو، ان کو انکوائری کے لیے بلایا بھی کمیٹی نے یا نہیں؟ نہیں، ان کو کسی کو بھی نہیں بلایا گیا تھا. ان کا نام آیا تھا کہ ان کو شاید کمیٹی نے بلایا، لیکن ان سب نے تردید کیا کہ ان کو کسی کو بھی کمیٹی نے باضابطہ طور پر سمن نہیں کیا، نہ ہی کوئی ان سے کوئی بات پوچھ کی گئی ہے، کوئی پوچھ گچھ کی گئی ہے. یہ اپنے طور پر جو ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی، کیبنٹ کمیٹی، اور اس سے پہلے بھی ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی، ان کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں صرف جو ہے وہ محمد آصف جو ہے وہ نیشنل فوڈ سیکورٹی کے جو سابق سیکرٹری ہیں، جو کہ میں نے جیسے کہ پہلے کہا ہے کہ 25 جنوری کو انہوں نے چارج دیا ہے اور یہ سارا کام تو اس سے پہلے ہوا. اور اس کے بعد جب یہ حکومت آئی ہے، موجودہ حکومت 8 فروری کے الیکشن کے بعد، اس کے بعد بھی یہ گندم جو ہے امپورٹ ہوتی رہی ہے اور کافی بڑی تعداد میں مقدار میں جو ہے گندم امپورٹ ہوئی ہے، لیکن اس کا کہیں ذکر ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ تسلسل جو جاری رہا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے. اگر نگراں حکومت میں یہ افسران ذمہ دار تھے تو اس کے بعد جب سے یہ حکومت آئی ہے تو اس کی ذمہ داری کا تعین جو ہے وہ کس پہ ہوتا ہے؟ تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ جو اصل ذمہ دار ہے ان کو بچایا گیا ہے اور یہ قربانی کا بکرا جو ہے دوسرے افسران. ملک احمد خان صاحب، صرف 4 دن دیے گئے تھے لیکن اس کمیٹی نے کھوج لگانے کے لیے 16 دن سے زائد لے لیا اور پھر کھودا پہاڑ نکلا چوہا. یہ ہمارے سامنے جس طرح ابھی اظہر نے بتایا کہ اس حکومت کے آنے کے بعد بھی امپورٹ کی گئی ہے گندم، اس حوالے سے تحریک انصاف نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ اس کو ہائی لائٹ کیا ہے؟ آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 4 مارچ کو جو انہوں نے نئی گورنمنٹ بنی ہے اس کے بعد بھی 8 لاکھ ٹن گندم آئی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ 65 کمپنیز ہیں جن کو یہ فائدہ پہنچا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ میں یہ بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ پہلی میٹنگ جو ہوئی ہے ECC کی وہ 13 جولائی کو ہوئی ہے. دین نواز شریف واز دا پرائم منسٹر. اس کے بعد اگلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو 8 اگست کو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں جو یہ ہوئی ہے اس میں انہوں نے ارجن کیا ہے. اس میں ECC کی جو نواز شریف کی گورنمنٹ کے لوگ تھے، ECC میں جو تھے اس کے کیئر ٹیکر میں جو تھے، سب سے پہلے ان کو بلانا. یہ بیچارے سیکٹریز کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو سیکٹریز بتا رہے تھے جس طرح 25 جنوری کو آیا ہے تو اس کا وہ تو آخری وہ جو تھے جھٹکے ان میں پہنچا ہے بیچارہ. بات اصل میں یہ ہے کہ ان کی نیت میں فطور ہے. اور یہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ آپ سپٹمبر اکتوبر میں فیصلہ کریں کہ گندم آپ نے امپورٹ کرنی ہے. دیکھیں، گندم کا پتہ تو اب چلنا تھا. آپ کے پاس 40 لاکھ ٹن پہلے پڑا ہے، آپ نے 32 لاکھ ٹن اور منگوا لیا ہے. اب کسان رول رہے ہیں وہاں پہ. کسانوں کے پاس اس وقت 2500 سے 2700 روپیہ پر 40 کلو گرام مڈل مین خرید رہے ہیں. اور اس کے بعد میں اگلی بات آپ کو بتاؤں کہ جو نیا بحران آئے گا یہ نومبر میں، ان کی گندم ساری انہوں نے سمگل کرنی ہے اور اس کے بعد جو نیا بحران آئے گا ان کا آٹے کا بحران شروع ہو جائے گا نومبر دسمبر میں. تو یہ چونکہ جیلی مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں تو ان کو عوام کی تو فکر نہیں ہے. تو پنجاب کا تو انہوں نے برا حال کر دیا ہے. یہ کرمنل اوفینس ہے. اس پہ تو یہ جس طرح کہتے تھے نا کہ میں زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، ان کو کسان سڑکوں پہ گھسیٹیں گے اس معاملے میں. آپ میرا یہ وقت یاد رکھیں. انہوں نے تو وہ ظلم کیا ہے. پاکستان کا 78% گندم پیدا کرتا ہے پنجاب، اور پنجاب کے ساتھ انہوں نے وہ حال کیا کہ اس وقت بالکل خریداری بند ہے. اور جو ہو رہی ہے ان کے منظور نظر وہی جو پٹواری اور AC اور گندم کے وہ کوئی تھوڑا بہت جو ہو رہا ہے. لیکن اس وقت کسان بیچارہ تو اگلی ہماری کاٹن کی کاشت متاثر ہو رہی ہے، رائس کی کاشت متاثر ہو رہی ہے. یہ تو ایک بحران کی طرف خود لے کے جا رہے ہیں. وہ ٹک ٹاکر جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں ان کو تو کی عوام کی وہ حکومت چلا رہی ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. یہ جو اہم ترین سوالات تھے، گندم درآمد کروانے کی اجازت کس نے دی، کتنی مقدار میں امپورٹ کرنی ہے، اس کی ذمہ داری کس کی تھی، سستی گندم منگوا کر مہنگے داموں بیچنے کی اجازت کس نے دی، اور پھر تحقیقاتی کمیٹی نے تو یہ سراغ لگانا تھا ان ساری چیزوں کا کہ درآمد شدہ جو گندم ہے اس کو ریگولیٹری ڈیوٹی کیوں نہیں لگائی گئی اس پہ. ان سارے سوالوں کا جواب سامنے آیا ہے؟ جی ابھی تک کسی قسم کا کوئی جواب سامنے نہیں آیا ہے، اور صرف یہ بتایا گیا کہ یہ جو وزیر اعظم کو سفارشات پیش کی گئی ہیں ان سفارشات میں یہ کہا گیا ہے کہ ان افسران کو معطل کیا جائے، یہ ذمہ دار ہیں تو ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے.
وہ نیشنل فوڈ سیکورٹی کے جو سیکرٹری ہیں جنہوں نے چارج ہی بعد میں لیا، ان کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا۔ اب بظاہر لگتا یہ ہے کہ انہی کے خلاف انکوائری شروع ہوگی، حالانکہ یہ تو بالکل واضح ہے اور طے شدہ معاملہ ہے کہ یہ گندم جو ہے اس وقت کی نگران کیبنٹ میں گورنمنٹ کا فیصلہ تھا جس کی وجہ سے یہ امپورٹ ہوئی ہے، اور اس کا تو واضح طور پر اقرار جو ہے وہ سابق نگران وزیر اعظم خود کر چکے ہیں کہ ہم نے یہ گندم امپورٹ کیا ہے۔ لیکن اب ملبہ جو ہے اگر غلط کام ہوا ہے تو یہ جب اس وقت کے نگران وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ امپورٹ کیا ہے تو یہ ملبہ ان چھوٹے افسران پر کیوں ڈالا گیا ہے؟ اوپر کی سطح تک اس حوالے سے بات پرس کیوں نہیں کی گئی؟ بظاہر لگتا یہی ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ چھوٹ دے دی گئی ہے اور سارا قربانی کا بکرا جو ہے یہ چھوٹے افسران کو بنا کر اس پر اب پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ ملک احمد خان صاحب، ایک طرف یہ بحران ہے جس کو وزیر اعلیٰ پنجاب بحران کہتی نہیں ہے، مریم صاحبہ کہتی ہیں کوئی بحران نہیں ہے، آؤٹ آف پروپورشن اس کو کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ڈسٹرپشنز اور احتجاج کے دوران بھی کسانوں کو ہی گرفتار کیا گیا اور اس کے حوالے سے بھی انکاری رہی حکومت، مگر اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف پنجاب میں ایک واک آؤٹ کرنے کے باوجود بھی حد کے عزت بل کو عدالتوں میں چیلنج اب کرنے جا رہی ہے، جو کل شام پاس ہو گیا پنجاب اسمبلی کی جانب سے یہ بل اور اس کا پاس ہونا، اب آپ اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، مگر اس کے اندر ابھی بھی کوئی گنجائش ہے حکومت کی طرف سے یا کوئی دروازہ کھلا ہوا ہے کہ آپ لوگ ایک دفعہ پھر بیٹھ کے گفت و شنید کر سکیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے جو ریفارمیشن بل ہے یہ انہوں نے 4 دن 5 دن پہلے انہوں نے سلیکٹ کمیٹی کو بھیجا اجلس میں، اس میں 12 کلازز ایسی ہیں جو کہ آپ کے آئین پاکستان کے ساتھ کنٹراڈکشن کرتی ہیں۔ اگر ان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا 6A 8 9 12 17 20 21 23 اگر یہ غور سے پڑھیں تو جس نے یہ بل پڑھا ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بل کہاں سے آیا اور کیسے آیا اور کس طرح اوور نائٹ کال انہوں نے کیا ہے۔ ہم نے اس میں 14 امینڈمنٹ دی ہیں، انہوں نے ایک بھی ہماری امینڈمنٹ اون نہیں کی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے میڈیا پرسنز جو ہیں وہ کل اسمبلی کے اندر موجود تھے، انہوں نے بڑی مہربانی کی، ہمارے چیمبر میں بھی تشریف لے آئے، تو ان کے ساتھ 2 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد ان کو بلایا گیا کہ ہم آپ کی تجاویز لیں گے، ان کی تجاویز بھی نہیں لی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس بل میں ٹوٹل ڈکٹیٹرشپ نظر آ رہی ہے، جس بل میں آپ اندازہ لگا لیں کہ قانون شہادت کا اطلاق ہی نہ ہو، وہ کون سا دنیا کا قانون ہے کہ جس میں گواہی کا اطلاق ہی نہ ہو، کوئی ثبوت بھی آپ جس میں پیش کرنے کی زحمت نہ کریں۔ یہ تو ایک گلا گھوٹا جا رہا ہے جو فریڈم آف سپیچ ہے آرٹیکل 19 کا پہلی۔ اس کے بعد جو ان کی کلاس 12 ہے کہ آپ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے جو پروسیڈنگ آن گوئنگ ہوں گی، اور یعنی آپ یہ بتائیں کہ کتنے بڑے بڑے کیسز ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے کیسز ہوئے ہیں، اس میں کیا کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہونا ہے کہ آپ اس میں بات بھی نہیں کر سکتے؟ اور اگر ان کی سزاؤں میں جائیں، ان کا جو ٹریبونل ہے اس کی فارمیشن میں جائیں تو 3 وکیلوں کا پیش کرے گی پنجاب گورنمنٹ کے چیف ایگزیکٹو ہوں گے، وہ آپ خود دیکھ چکے ہیں جو ATC عدالتوں کا حال ہو رہا ہے کہ پنجاب میں تو جج کو نہیں لگ رہا، ہائی کورٹ تو کنسلٹیشن جو کہتے ہیں کہ ود دا کنسلٹیشن آف چیف جسٹس ہائی کورٹ، تو کنسلٹیشن تو چیف جسٹس کر رہے ہیں، ان کے کہنے پہ کو نہیں لگا رہا ATC کے ججز کو، کیونکہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے کیسز ہیں، ہمارے لیڈرز کے کیسز ہیں جو بوگس مقدمات ہیں، ہمارے ورکرز کے کیسز ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جج ہی نہ لگائیں۔ آج 5 میجر عدالتیں خالی پڑی ہیں ATC کی۔ دیکھیں حتیٰ کہ عزت کا یہ جو بل ہے یہ پوری سول سوسائٹی کو انہوں نے آن بورڈ لینا تھا، جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ ہیں، اس کے بعد سول سوسائٹی ہے۔ ان کو کیا خیر آ گئی تھی کہ 4 دنوں میں انہوں نے ایز اٹ از جو بل ان کا بن کے آیا ہے ایز اٹ از، کوئی ایف کوئی بٹ نہیں انہوں نے لگایا، کوئی کوما نہیں لگایا، انہوں نے ایز اٹ از بل کو پاس کر دیا۔ بہت بہت شکریہ ملک احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ نے گفتگو سنی۔ ایک طرف کسان کی صورتحال ہے، گندم کا بحران و کرائسس ہے جس سے وزیر اعلیٰ پنجاب انکاری ہیں، دوسری طرف حد کے عزت بل ہے کنسلٹیٹو عمل سے آری، جلد بازی میں پیش، اندھیروں میں پاس، اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پبلک آفیشلز کا ذکر اور پرائیویٹ سٹیزن کا ذکر ضرور ہے، لیکن اس میں پبلک فگرز کا امیج ڈیمیج نہ ہونے کی بات کی گئی ہے۔ امیج پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ قانون سازی کی گئی ہے، حکومت کی عزت اور امیج
प्रोटेक्ट और उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ये एक थ्राइविंग डेमोक्रेसी में किसी मजाक से कम नहीं है। डेफेमेशन एक अलग चीज़ है, डिसइंफॉर्मेशन एक अलग चीज़ है। पैगाम बड़ा वाज़ेह है, हुकूमत और इदारों और इंस्टीट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स को इज्जत देना मकसद है। डेफेमेशन जो पहले इधर कवानीन मौजूद हैं, डेफेमेशन पे सिविल लॉ वर्सेस क्रिमिनल लॉ वाली सजाएं एक हेल्दी डिबेट है जिसका अशद ज़रूरत है हमारे मुआशरे में। एक ऐसी जमहूरियत के जो सेहत रखती हो, उसके अंदर क्रिटिसिज्म और तनकीद एक अहम तरीन जुज़्व होता है। यहाँ गलत खबर पर यह अस्यूम कर लिया गया है कि गलत नीयत पर मबनी ही गलत खबर दी जाएगी। माजरत अपॉलॉजी की कोई गुंजाइश नहीं है, इसको डिफेंस के तौर पर नहीं लिया जाएगा। 30 लाख से 3 करोड़ रुपए डैमेजेस देने पड़ेंगे आपको, यानी कि ये अनटू इट सेल्फ सेंसरशिप को तकवीयत देने वाली बात है। प्यूनिटिव कवानीन हुकूमती अशखास की इज्जत बहाल कर पाएंगे, ये सोचिएगा जरूर, बिकॉज ये पहले कभी नहीं हुआ। हुकूमतें अपनी कारकर्दगी से अपनी इज्जत बहाल करती हैं, अपने बड़े बड़े स्कैम्स के ऊपर पर्दा डाल के नहीं, जिस तरह बीट स्कैम पे किया गया है, लेकिन साफ शफाफ तहकीकात करके। छोटा सा वक्फा, वी गोना बी राइट बैक। टेरियन वाइट केस नाकाबिले समाअत करार, 9 में आजादी मात समेत 3 मुकदमात में बरियत। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल, 190 मिलियन पाउंड मुकदमे में जमानत। जिना हाउस अस्करी टाउन थाना शादमान टाउन जिलाना समेत 9 में के 12 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर और साइफर केस हतमी मरहले में दाखिल। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की तवील फहरिस्त है और इस फहरिस्त में बेशतर मुकदमात में प्रोसिक्यूशन शवाहिद पेश करने में नाकाम दिखाई दे रही है। अदालतों ने प्रोसिक्यूशन की जानिब से बार बार मोहलत की इस्तदाएं मुस्तरद की हैं और कमरा अदालत में रिमार्क्स भी सुने गए हैं कि प्रोसिक्यूशन कमजोर शवाहिद के साथ अदालत का कीमती वक्त जाया कर रही है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान का कहना था कि हम कई माह से अदालत आ रहे हैं, हमने जलाओ घिराव किया तो हमें जेल भेज दिया जाए। आपको साथ साथ बताते चले कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर से मुतल्लिक अहम तरीन इंकशाफ हुआ है। दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर ने यह तस्लीम किया है कि अमेरिका ने साइफर में साबिक वजीर आजम इमरान खान को हटाने का कहा था। आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं के खिलाफ अपील पर समाअत की। FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह अदालत में पेश हुए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि साइफर में ऐसा क्या था कि जिसमें बकौल आपके इमरान खान ने मालूमात में हेरा फेरी की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दूसरा सवाल किया कि इमरान खान का मौकफ था कि साइफर के मुताबिक अगर उन्हें ना हटाया तो नताइज भुगतने होंगे, क्या यही साइफर का मतन था? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अपने सवाल पर जोर देते हुए फिर से पूछा कि क्या इमरान खान सच बोल रहे थे, जिस पर FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने जवाब दिया कि बिल्कुल यही मैसेज था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने साइफर का जो मतन बताया वो दुरुस्त था? अगर इमरान खान की हुकूमत गिराने का कहा गया तो फिर उन्हें मालूमात क्यों नहीं देनी चाहिए थी? जिस पर FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया क्योंकि ये दस्तावेजात कॉन्फिडेंशियल थी। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि साइफर के मतन पर डिमाश का फैसला किया गया। साइफर का मतन पाकिस्तान के लिए खौफनाक था, वो कोई लव लेटर तो नहीं था कि जिस पर डिमाश किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि साइफर 100 सफ़ात का भी हो सकता है, एक पैराग्राफ का भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ट्रायल कोर्ट को नहीं पता, प्रोसिक्यूशन को नहीं पता। FIA का इल्जाम है कि इमरान खान ने साइफर में हेरा फेरी की। आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने साइफर में हेरा फेरी की, इमरान खान ने साइफर का दुरुस्त मतन पब्लिक कर दिया, तो फिर हेरा फेरी क्या हुई? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का यह कहना था कि सब कह रहे हैं कि ताल्लुकात खराब हो गए, शवाहिद कहां हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हुए? क्या अमेरिका ने वीजे बंद कर दिए, तुलबा के दाखिले बंद कर दिए, तिजारत बंद कर दी? ऐसा कुछ नहीं हुआ। दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर को अदालत के तल्ख सवालों का सामना रहा जिनका तसल्ली बख्श जवाब वो ना दे पाए। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA ने इमरान खान का बयान अदालत के सामने पढ़कर सुनाया। उनका कहना था कि बैनुल अक़वामी मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने साइफर का मतन पढ़कर सुनाया। इस हवाले से पूरी दुनिया के मीडिया में जो रिपोर्ट हुआ वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि उनके मुखालिफिन के बयानात भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि ये तो सियासी बयानात की रिपोर्टिंग है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत के सामने दलील पेश की कि साइफर कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज होने की वजह से ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जवाब दिया कि अदालत से गैर मुतल्लिका अफराद को बाहर निकाल के डॉक्यूमेंट पेश किया जा सकता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नुक्ता उठाया कि क्या सीक्रेट दस्तावेज अदालत में पेश नहीं किया जा सकता? क्या किसी इदारे के सरबराह ने कहा कि यह खुफिया दस्तावेज है, पेश नहीं की जाएगी? साइफर केस से मुतल्लिक अहम तरीन समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। मुमकिना तौर पर कल प्रोसिक्यूटर की जानिब से दलाइल मुकम्मल कर लिए जाएंगे और अदालत अगले 48 घंटों में फैसला सुना सकती है। आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरी अहम तरीन मुकदमा
जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लाजब बेंच ने इमरान खान की जानिब से मुबैना बेटी टिरियन वाइट को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने के खिलाफ दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार दे दिया है। दौरान समाअत जस्टिस तारिक महमूद ने कहा कि टिरियन केस 2 जजेस का फैसला है। 2 जजेस दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे चुके हैं। अदालत ने हामिद अली शाह से इस्तफसार किया कि आप इस हवाले से क्या कहते हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि 3 में से 2 जजेस दस्तखत कर दें तो इसका असर क्या होगा। दरख्वास्त गुजार के वकील ने सदा की कि 2 या 3 हफ्ते की तारीख दे दें, जिस पे जस्टिस तारिक महमूद ने रिमार्क्स दिए कि जब 2 जजेस दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे चुके तो कैसे तारीख दे सकते हैं। लाजब बेंच ने 2 जजेस का सामने सुनाया जाने वाला फैसला दुरुस्त करार देते हुए इमरान खान के खिलाफ दायर दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार दे दिया है। नाजरीन, 10 मई 2023 में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने टिरियन केस नाकाबिले समाअत करार दिया था। दोनों जजेस ने अपना अक्सरियती फैसला वेबसाइट पर जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की नाअहली के लिए दरख्वास्त गुजार मोहम्मद साजिद की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। दोनों जज साहिबान ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक के लिखे गए फैसले से इत्तफाक नहीं किया था। 10 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी छुपाने का केस उस वक्त गैर मामूली ड्रामाई अंदाज इख्तियार कर गया था कि जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब ताहिर की तरफ से दरख्वास्त को खारिज करने का अक्सरियती फैसला चंद मिनट बाद ही अदालत की वेबसाइट से ऑफलोड हज़फ कर दिया गया था। तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान की जानिब से मुबैना तौर पर बेटी छुपाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर अक्सरियती फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीर किया और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इसकी तौसीह की, जिसमें बहरहाल ये कहना था कि दरख्वास्त शुरू से ही नाकाबिले समाअत थी। लाजब बेंच ने दरख्वास्त दायर करने में दरख्वास्त गुजार के तर्ज अमल की भी नफी की और इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार को इस हकीकत को जहन में रखना चाहिए था कि अदालत ऐसा आला नहीं कि जिसका इस्तेमाल गैर मुतल्लका मामलात के लिए होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने 2 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अक्सरियती फैसला मंजर आम पर आने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नया बेंच तश्कील दिया था, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज शामिल थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ताल्लुकात आमा अफसर की जानिब से जारी बयान में यह बताया गया था कि यह वजाहत की जाती है कि फैसला जारी किए बगैर और फैसला जारी करने के लिए कॉज लिस्ट के इजरा के बगैर या फ्रीकैन और उनके वकला को आगाह किए बगैर और बेंच के तीसरे रुकन यानी कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के दस्तखत के बगैर 2 जजों की राय ऑफिस नोटिस के हमरा वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी कि जो अदालत का फैसला नहीं है और रूल्स और रवायात के खिलाफ है। नाज़रीन, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के साबिक सदर चौधरी परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है। अदालत ने पंजाब असेंबली में भर्तियों के केस में साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। परवेज इलाही के वकील अब्दुल रज़ाक के मुताबिक परवेज इलाही को मुख्तलिफ मुकदमात में 12 मरतबा गिरफ्तार किया गया। एक मुकदमे में जमानत मिली तो दूसरे में धर लिए गए। आज ही परवेज इलाही के खिलाफ 9 मई के हवाले से 20 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। एक तवील कानूनी महाज है कि जो तहरीक इंसाफ को दरपेश है, एक महाज सियासी कबूलियत का है कि जिसमें कई मरहले हायल हैं। आज भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कौमी असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन पर इत्तफाक ना हो सका। तारीख में पहली बार चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए वोटिंग कराने का इम्कान है। वोटिंग की सूरत में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा पीपल्स पार्टी को दिए जाने पर गौर किया जा रहा है। पीएसी में हुकूमत के 16, अपोजिशन बशमूल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 8 अरकान होने का इम्कान है। वोटिंग होने की सूरत में हुकूमती रुकन बासानी चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बन सकता है। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट का बताना है कि रूल्स या कानून में कहीं दर्ज नहीं कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन से होगा, मगर माजी में कभी चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे के लिए वोटिंग नहीं हुई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने शेख वकास अकरम को चेयरमैन पीएसी के लिए नामजद कर रखा है। यह भी सियासत का नया चलन है कि अब हुकूमत के माली मामलात का ऑडिट भी खुद हुकूमत में ही शामिल लोग करेंगे। क्या तहरीक इंसाफ को जमात के अंदर उठने वाले इख्तलाफ का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है? अब से कुछ देर कबल तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन पर ख्वाजा सिराओं के रूप में 4 अशखास ने तेज धार आले से हमला किया और मौके से फरार हो गए। हमले के नतीजे में तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान का चेहरा जख्मी हुआ और उन्हें 19 टांके लगाए गए हैं। काले रंग में मेहरान गाड़ी में सवार 4 ख्वाजा सिरा उन पर हमला आवर हुए और तेज धाड़ ब्लेड से रऊफ हसन के मुंह पर वार किया गया। सेनेटर शिपली फराज ने ऐवान बाला के इजलास के दौरान वो खड़े हुए और उन्होंने फरमाया कि हमारी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के तर्जुमान रऊफ हसन पर हमला हुआ है। इस सब काबिल कबूल नहीं है। रऊफ हसन को मुबैना तौर पर जदोकोब और हमले पर तहरीक इंसाफ ने सेनेट इजलास से एहतजाजन वॉकआउट किया। यह भी एक मरहला तहरीक इंसाफ को दरपेश मरहलों में से है कि जहां वार करने वाले अभी भी नामालूम हैं। बात करते हैं, हमारे साथ अली मोहम्मद साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, कैसी तबीयत है रऊफ हसन साहब की? 19 उनको स्टिचेस लगे हैं, ये बताया गया है। आप लोगों को कोई जनरली जो फीलिंग आ रही है वो यही है कि ये किसी मंसूबे के तहत हुआ है?
बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। इस हफ्ते 3 दिनों के अंदर ये दूसरा बड़ा वाक़या है वफाकी दारुल हुकूमत में। डी चौक पे सिर्फ गजा जो धरना है जमात इस्लामी के तहत, वहाँ जो फौतगियाँ हुई हैं, जो शहादतें हुई हैं 2 अशखास की, तो वो अभी मामला उसकी गर्द अभी बैठी नहीं थी कि अब ये दूसरा वाक़या हो गया है। रऊफ हसन साहब सबको पता है, एजुकेटेड आदमी है, लेकिन वो लगी लिपटी नहीं रखते, सीधी बात करते हैं। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वो धड़ल्ले से रखते हैं। तो ये जो हमला हुआ है, कोई भी इस आर्गूमेंट को बाई नहीं कर रहा कि अचानक कहाँ से ये ख्वाजा सरा आ गए। तो अब इसके हर पहलू को देखा जा रहा है, और आज इसीलिए ऐवान बाला में हमारे अपोजिशन लीडर वहाँ पे शबली फराज साहब ने इस पे मौक़िफ़ हमारा बिल्कुल वाज़े रखा है। तो इसको खारिज अज़ इम्कान नहीं करार दिया जा सकता कि कोई रिएक्शन में हुकूमत की तरफ से या किसी भी शख्स की तरफ से हुआ है। जो रऊफ हसन साहब बहुत ही एक मजबूत मौक़िफ़ लेते हैं, वो तो ना कोई इनका कोई पैसे का लेन देन है, ना कोई इस तरह के वो आदमी है, ना लड़ाई बड़ाई वाले आदमी है। किस तरह अचानक कोई शख्स आ जाए, वो जो फुटेजेस भी आ रहे हैं उससे क्लियर वाज़े है कि उनका इरादा ही लगी रहा है कि रऊफ साहब को ज़दोकोब करने का है। तो इस पर अभी इम्तिहान है वफाकी हुकूमत का, वफाकी वज़ीर दाखिला का, कि कल तक इस पर वो रिपोर्ट दें ऐवान बाला में। इस चीज़ को हम हल्का नहीं लेंगे, इसको हम जाने नहीं देंगे, इसको मंतकी अंजाम तक तहरीक इंसाफ पहुंचाएगी। अली मोहम्मद साहब बताइए कि अब टिरियन वाइट केस भी नाकाबिले समाअत करार पा गया है। साइफर केस के अंदर भी अहम तरीन रिमार्क्स आए हैं जो मैंने अभी आपने सुने भी होंगे। दीगर केसेस भी मंतकी अंजाम को पहुंच रहे हैं। जलाओ गिराव केसेस के अंदर भी बरियत हो रही है। अब आप लोग गुफ्तगू या किसी डायलॉग की तरफ बढ़ेंगे हुकूमत के साथ? आप मुझे बताइए, आज जो रऊफ साहब के साथ हुआ है, ये गुफ्तगू वाला माहौल है? कौन है जो नहीं चाहता कि मामलात गुफ्तगू से हल हों? इमरान खान साहब ने तो गुफ्तगू से इनकार नहीं किया था। लेकिन अगर आप मुज़ाकरात कामयाब कराना चाहते हैं तो सबसे पहले तो फिर आपको अपने रवैये बदलने होंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब की रिलीज हो, और साथ साथ जो गलत केसेस हैं वो वापस हों। देखिए, जितने केसेस इमरान खान साहब पे बनाए गए हैं, सब एक एक करके आपने खुद गिनवाए हैं, सब एक एक करके खत्म हो रहे हैं। हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह वो गिर रहे हैं। बिल्कुल धज्जियां उड़ गई हैं उनके तमाम केसेस की, कि ले दे कि आपके पास अगर आपके पास टेरियन का ही केस रह गया, जिसकी वो जो कोई सीता वाइट बेचारी है, वो तो पता नहीं कब की वो फौत हो गई हैं। तहरीक इंसाफ के लिए तो एक अच्छी खबर के बाद दूसरी खबर आ रही है। परवेज इलाही साहब भी आज रिहा हो चुके हैं, वो भी बाहर आ गए हैं। अनकरीब आप कह रहे हैं एज अ हाउस ऑफ कार्ड्स ये खान के खिलाफ भी सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। तो जो असल इश्यूज हैं खान साहब की रिहाई से हटके जो इस सिस्टम को दरपेश मसाइल हैं, उनको आप कब एड्रेस करेंगे और मुतहर्रिक होंगे असेंबलीज के अंदर? सबसे बड़ा इशू ही इमरान खान की रिहाई है। इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान साहब की रिहाई से बड़ा इशू कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। तनाव के बाद इदारा जाती महाज संगीन होता चला जा रहा है। वानों की दहलीज पर जज साहिबान की किरदार कशी और उनके इख्तियारात पर खुल के एतराजात सामने आ रहे हैं। एक तरफ सेनेटर फैसल वाड़ा ने जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ सेनेट में तहरीक इस्तेकाक जमा करा दी है, तो दूसरी जानिब दोहरी शहरियत वाले शख्स को जज तैनात करने पर पाबंदी का आईनी तरमीमी बिल भी ऐवान में पेश कर दिया गया है। फैसल वाड़ा का यह कहना है कि मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हर लफ्ज पर कायम हूं। जजेस के मिसकॉन्डक्ट पर बात करना मेरा हक है। अगर ये जुर्म है तो मुझे फांसी दे दी जाए। एक पेज पर पार्लियामान और पूरी कौम को लेकर आ गया हूं, और आज हम सब आईन और कानून की बालादस्ती पर मुत्तहिद हो गए हैं। उन्होंने एक बार फिर इल्जाम आयद किया कि जज साहिबान अली बाकिर नजफी ने हाई कोर्ट के लेटर पर अपने अमेरिका जाने वाले बेटे को प्रोटोकॉल देने का लिखा, कि जिस पर वजारत खारजा ने वाज़ेह किया कि प्रोटोकॉल नहीं मिल सकता। अब पार्लियामान बताए कि इन शवाहिद के बाद अदालत ने क्यों एक्शन नहीं लिया। सेनेटर साहब ने यह कहा कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस चीफ जस्टिस को खत लिख रहे हैं कि मोहसिन अख्तर के आनी असरअंदाज होते हैं। मातहत जजेस बता रहे हैं कि हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग्स कर दी जाती हैं। सेनेटर फैसल वाड़ा ने अपनी तकरीर में जजेस के हवाले से कई सवालात उठाए, और जमीयत उलमा इस्लाम पे के रुकन नूर आलम खान ने जजेस से मुतालिक आईनी तरमीम बिल कौमी असेंबली में पेश कर दिया है, कौमी सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया है। बिल में आइन के आर्टिकल 177, 193 और 208 में तरमीम तजवीज की गई हैं। बिल के मुताबिक दोहरी शहरियत का हामिल शख्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज तैनात नहीं होगा। दोहरी शहरियत वाले अदालतों के अफसरान और मुलाजिमीन भी तैनात नहीं हो सकेंगे। बिल के मुताबिक जिन जजेस के दोहरी शहरियत हो वो अपने असल मुल्क के मुफाद को दाव पर लगाते हैं।
आइन के तहत जजेस की रियासत से वफादारी को यकीनी बनाने की जरूरत है। आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।